जब जनता बगावत करती है। जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार विद्या ब्रांड में। मैं हूँ आशीष और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की सीरीज में चैप्टर नंबर 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो आज हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के विषय में और जानेंगे कि अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर कैसी बर्बरता अपनाई, जिस कारण से हमको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करना पड़ा और उसमें आंशिक रूप से हमको सफलता मिली। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति कैसे विफल हुई और विफलता के कारण क्या क्या थे और अंग्रेजों ने उस विफल होने के बाद कौन कौन सी बर्बरता भारतीय जनता के ऊपर अपनाई। उन सभी चीज़ों के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले 1857 की बात करते हैं। 1857 को कुछ ब्रिटिशर्स जो थे वो एक सैन्य विद्रोह का नाम देते थे, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इसको प्रॉपर एक स्वाधीनता संग्राम कहा है, अर्थात प्रथम स्वाधीनता संग्राम की एक संज्ञा दी है। तो चलिए तैयार करते हैं पहले पृष्ठभूमि और जानते हैं कि किस प्रकार 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवाबों की छिनती सत्ता। तो हम बात करेंगे कि जब समय आया मध्य में, ठीक है, अर्थात 18वीं सदी आई, तो उसमें जो भारत के मध्यकाल में राजा थे, नवाब थे, उनकी सत्ता धीरे 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 क्षीण होती गई। कैसे? क्योंकि जब कुछ क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लिया तो उन्होंने उन क्षेत्रों में आंशिक रूप से अधिकार किया था, ठीक है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार। कैसे? एक रेजिडेंट को वहाँ पे अपने बिठा देते थे जो उनकी सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को क्या करता था? नियंत्रित करता था। ये अंग्रेजों की एक कूटनीति थी जिसके कारण वह कभी भी राजा को परिवर्तित कर सकती थी, अर्थात सत्ता को गिरा सकती थी, किसी दूसरे राजा को बना सकती थी, उसके अर्थ पे उसका पूरा नियंत्रण था। ये सारी चीज़ें होने लगी थी। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं, नवाबों की सत्ता व सम्मान घटने लगा था। राज दरबार में अंग्रेजों ने अपना रेजिडेंट नियुक्त किया था। रेजिडेंट को आप क्या कह सकते हैं कि एक शासन का एक अधिकारी कह सकते हैं जो राजा के दरबार में रहता था और राजा के प्रत्येक चीज़ों पर अपना नियंत्रण करता था। कैसे? राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभिन्न क्षेत्रों पे उसका नियंत्रण होता था। जब वो चाहता था राजा को राजा बने रहने देता था, अगर उसका मूड खराब होता था तो राजा को राजगद्दी से उतार कर नीचे फेंक देता था और किसी और को राजा बना देता था। विद बल अर्थात बलपूर्वक वो कर सकता था या फिर अपनी आर्थिक नीतियों के कारण भी वह बहुत ही अधिक क्या होता था? महत्व रखता था राजा के क्षेत्र में। तो ये था रेजिडेंट का काम, नियुक्त कर दिया, जिससे राजाओं की स्वतंत्रता क्या हो गई? समाप्त हो गई। और रेजिडेंट ने वहाँ पे और एक काम क्या किया कि सैन्य शक्ति को ख़त्म कर दिया। उसने धीरे 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 करके क्या कर दिया? अंग्रेजों को भर्ती किया वहाँ पे, अंग्रेजी शासन के जो सैनिक थे और उनकी स्वयं की जो सेना थी उनको क्या कर दिया? छिन्न भिन्न कर दिया। बहुत से इलाकों को बलपूर्वक छीन लिया गया। अंग्रेज क्या करते थे? अगर कोई राजा किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे तो अंग्रेज कहते थे कि आप हमारी सेना का सहायता ले लीजिए और आप उसके राज्य का कुछ हिस्सा हमें दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये लोग ऐसे ऐसे करते करते पूरे भारत पे क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। इसी प्रकार कहा गया है बहुत से इलाकों को क्या कर लिया गया? बलपूर्वक छीन लिया गया। स्थानीय शासकों ने अपने हित की बात की। देखिए, जो स्थानीय शासक थे वो चाहते थे कि उनकी सारी मांगों को पूरा किया जाए। हाँ ठीक है, आप प्रत्यक्ष रूप से आप हमारे यहाँ शासन करिए, कर के रूप में आपको हम देंगे राजस्व, लेकिन हमको अपने शासन अपने हिसाब से करने दीजिए, ठीक है। तो ऐसा था। तो स्थानीय शासकों को अपने हित की बात की, जिसमें लक्ष्मीबाई थी जो कि झांसी की रानी हुआ करती थी। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि उनके जो दत्तक पुत्र हैं, ठीक है, उनको राजा माना जाए। कौन से पुत्र को? दत्तक। दत्तक का अर्थ होता है गोद लेना, ठीक है। गोद जिस पुत्र को लिया जाता है उसे कहा जाता है दत्तक पुत्र। प्रस्ताव रखा और बाजीराव द्वितीय, ठीक है, बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे जिनका नाम नाना साहब थे, वह चाहते थे कि पिता की मृत्यु अर्थात बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनको जब पेंशन मिलती थी कंपनी के द्वारा उनको मिले, अर्थात नाना साहब उस पेंशन को प्राप्त करना चाहते थे और आग्रह भी किया कि हमको ये पेंशन दे दी जाए। लेकिन अंग्रेज अपनी ताकत में इतना चूर थे कि उन्होंने क्या किया? उनकी सारी मांगों को मानने से मना कर दिया और अंग्रेजों ने एक भी बात उनकी नहीं मानी। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली रियासतों में आखिरी रियासत थी। कौन सी रियासत थी वो? अवध की रियासत। वह आखिरी ऐसी रियासत थी जिसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। उस पर 1801 में पहले सहायक संधि थोपी गई। कब? 1801 में सहायक संधि थोपी गई और धीरे 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 जब उसका आंशिक रूप से पूरा अधिग्रहण कर लिया गया और पूरा बस थोड़ा सा हिस्सा बचा तो उन्होंने क्या कर लिया? अवध पे पूरा कब्जा कर लिया 1856 में।
1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया अर्थात घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद, ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने लायक है कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर, देखिए यहाँ पे इनकी दुर्गति होने लगी मुगलों की, कि लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में कैनिंग ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर ही मुगल शासकों में सबसे अंतिम शासक होंगे। किसने कहा था? कैनिंग ने फैसला किया था। किसने? ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, याद कर लीजिए। 1856 में कैनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो भी वंशज हैं उनको केवल राजकुमार की मान्यता प्राप्त होगी, उनको बादशाह नहीं माना जाएगा। फिर धीरे धीरे ये सब जब पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी तो फिर किसानों और सिपाहियों की भी पृष्ठभूमि देख ली जाए क्या थी उसमें। किसान और सिपाही, गाँवों में किसान व सिपाही अधिक लगान से परेशान थे। देखिए, अगर आप कमाते 2 रुपया हैं और आपके ऊपर 1.5 रुपया कर लगा दिया जाएगा तो आप खाएंगे क्या और आगे आने वाली पीढ़ी को आप देंगे क्या? तो वही स्थिति यहाँ पे थी। ये लोग किसान, ठीक है, अधिक से अधिक इनसे कर मांगा जाता था। जैसे इनको एक खेत दे दिया गया पट्टे में, पट्टे मतलब होता है ठेके वेके पे, ठीक है, 1 बीघा, तो उसमें से 2/3 हिस्सा क्या ले लेते थे और 1 ही भाग क्या बचता था? किसानों के पास बचता था। उसी तरह सिपाही थे, सिपाही को जो सैनिक वेतन मिलता था, भत्ता मिलता था, उन पे भी वो क्या करते थे? लगान लगाते थे और उनके धार्मिक भावनाओं को भी क्या करते थे? ठेस पहुंचाते थे। कैसे? जो भारतीय लोग थे वो समुद्र पार जाना एक धर्म के विरुद्ध बात को मानते थे, अर्थात वो मानते थे कि हम समुद्र के पार नहीं जा सकते, तो ऐसा उनकी भावना थी। लेकिन इनको जबरदस्ती बर्मा भेजा जाता था समुद्र के माध्यम से, जिनकी उनकी धार्मिक भावना भी आहत हुई और उनके अंदर क्या हुआ? गुस्सा की भावना उत्पन्न होने लगी। सैनिक अपने वेतन, भत्तों एवं सेवा शर्तों के साथ साथ धार्मिक भावनाओं जो कि है समुद्र पार जाना पर ठेस पहुँचने से गुस्सा में थे। और देखिए 1824 में एक कानून भी बना दिया गया, इससे और भी गुस्सा सैनिकों मध्य में फैल गया और अफवाह फैलाने लगे सभी लोग कि ऐसा होता है। तो मान्यताएं बहुत सारी भारतीय संस्कृति में आप लोग जानते ही हैं। तो वही थी एक बात ये, 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से मना कर दिया। देखिए भैया, ये बहुत प्रमुख घटना है। जब मना कर दिया तो फिर ये लोग कानून भी बनाएंगे कि कानून के तहत अगर कोई भर्ती होगा तो उनको वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो क्या बनाया कानून? 1856 में कंपनी ने कानून बनाया कि यदि कोई व्यक्ति कंपनी में सेना के रूप में भर्ती होता है तो उसको आवश्यकता पड़ने पर समुद्र के माध्यम से उसके द्वारा उपनिवेश बनाए गए विभिन्न देशों में उसको जाना पड़ सकता है। हो सकता है आपको मजदूर बना के ले जाया जाए, मतलब कोई काम करना हो, युद्ध हो तो उसमें लड़ने के लिए ले जाया जाए। तो ये सही चीज़ों को क्या दिया गया? ध्यान दिया गया, लेकिन लोगों ने मानने से मना कर दिया। फिर आगे देखते हैं कि सुधार जो अंग्रेजों ने किया उनके प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी, अर्थात भारतीयों ने क्या जवाब दिया जो वो लोग सुधार कर रहे थे। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, जिन्होंने भारत में चली आ रही सदियों से सती प्रथा का विरोध किया था और अंग्रेजों से मांग किया था कि वह सती प्रथा को समाप्त करें, साथ ही साथ विधवा विवाह को क्या करें? बढ़ावा दें। सती प्रथा क्या होती है वो जान लीजिए। अगर किसी औरत का पति का देहावसान हो जाता है तो वह जो स्त्री होती है तो उसको ज़बरदस्ती या फिर उसके इच्छा के विरुद्ध अर्थात ज़बरदस्ती पति के साथ क्या कर दिया जाता था? शमशान में जला दिया जाता था। ऐसी स्थिति सती प्रथा कहलाती है। सती प्रथा को रोकने व विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। मैंने बताया अभी, अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने वालों को उच्च ओहदे पर बैठाना शुरू कर दिया। तो भारत में क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा सीखने की होड़ सी लग गई। तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने व जमीन खरीदने, साथ ही साथ संपत्ति जुटाने का भी अधिकार दे दिया गया, जिससे मिशनरी भी यहाँ पे क्या करने लगे? धर्म परिवर्तन करने में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए। अब 1850 की बात करते हैं। 1850 में एक कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म अपनाना आसान हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यह पृष्ठभूमि है। अभी पृष्ठभूमि के कुछ कड़ियाँ और है तो आगे जानते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक छोटी सी चिंगारी अर्थात सैनिक विद्रोह से चालू होकर एक बहुत बड़ा विस्फोटक रूप ले लेती है, जिसने अंग्रेजों को यह संशय में डाल दिया कि वह अब शासन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अर्थात उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अब अंग्रेज सोचने लगे कि यार मेरा पत्ता यहीं से ख़त्म तो नहीं हो गया, अब मेरा क्या होगा, क्या करूंगा अब मैं, मतलब ऐसी स्थिति क्या हो गई? उत्पन्न हो गई। तो जानते हैं कैसे विद्रोह चालू होता है।
मई 1857 में मेरठ से सैनिक विद्रोह चालू होता है। सिपाहियों की बगावत ने कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। किसने? क्योंकि सेना जो होती है ना, वह किसी साम्राज्य की एक नींव होती है। अगर सेना ने मन बना लिया कि शासक को गिराना है तो फिर वही हालत होगा जैसे इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति है तालिबान के कारण। बस वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहाँ पे, अर्थात आंतरिक जो स्थिति होती है वो खराब ही हो जाती है। सेना अगर ठीक ठाक नहीं है, अगर आपके पक्ष में नहीं है तो। कुछ लोग उसे 19वीं सदी में, देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको सैनिक विद्रोह का करार दिया, लेकिन बी.डी. सावरकर जी थे जो भारत के महान सेना नायक थे, उन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या दिया था? नाम दिया था। तो देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं। कुछ लोग उसे 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संग्राम मानते हैं। मतलब इसको दुनिया भर में किया गया एक सशस्त्र संघर्ष के रूप में जाना जाता है, जो सबसे बड़ा और विस्तृत रूप में दिखाई देता है। हमने भी देखा है, पढ़ा है। तो मेरठ से दिल्ली तक अब बात करते हैं कि मेरठ में ये जो क्रांति चालू हुई अब दिल्ली में कैसे पहुंचती है, अर्थात कौन कौन लोग उसके जो दूत हैं, अग्रदूत के रूप में पहुंचते हैं उस स्वाधीनता संग्राम को लेकर। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही, अर्थात एकदम नौजवान उबलता खून, एकदम हम सभी लोगों के जैसे, आप सभी लोगों के जैसे, ठीक है, युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला के आरोप में फांसी पर लटका दिया। ये सबसे गलत काम कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो इन्होंने, देखिए वो जो सैनिक था, वो सैनिक के दोस्त भी रहे होंगे, बहुत सारे दोस्त रहेंगे। अगर आपके किसी दोस्त को मतलब कोई मार देता है तो आप क्या करते हैं? उसके पक्ष में चले जाते हैं। बस वैसी स्थिति यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गई मंगल पांडे के साथ में। तो मंगल पांडे को जब फांसी पर लटकाएगा तो उनके साथी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया? भड़क उठे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लोगों को जुटाना शुरू कर दिया। तो देखिए आगे क्या होता है। 9 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने कारतूस से अभ्यास करने से मना कर दिया। अब देखिए कारतूस जो था, यहाँ पे कारतूस जो है वो गाय और सुअर की चर्बी, गाय और किसकी? सुअर की चर्बी से युक्त था। किसकी? सुअर की चर्बी से युक्त था, जिसको मुंह से काट के क्या किया जाता था? यूज किया जाता था। तो देखो जो सुअर होते हैं वो लोग इस्लाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं और गाय भारतीय धर्म में, ठीक, हिंदू धर्म में। तो देख लीजिए यहाँ पे इन दोनों की भावनाओं को क्या हुआ? ठेस पहुँचा। तो सेना में दोनों होते हैं, तो इन दोनों ने क्या कर दिया, अर्थात दोनों जो समुदाय थे इन्होंने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक उनसे वो काम को करवाया, क्योंकि उनके पास वो बन के आए थे तो उसको उपयोग तो करना ही था। तो फिर क्या हुआ? यही क्या थी? एक पृष्ठभूमि थी जो स्वाधीनता संग्राम को बहुत आगे ले जाने वाली थी। तो इससे भी उन लोगों का मन खराब हो गया जो सैनिक थे, तो और भी इन लोगों का दिमाग खराब हो गया और उत्सुक होने लगे संग्राम करने के लिए। जिसके फलस्वरूप देखिए, जिसके फलस्वरूप 85 सिपाहियों को निकाल दिया गया, अर्थात मना कर देंगे। कितने सिपाही थे? उनमें से 85 सिपाही थे, इनको निकाल दिया गया। वो प्रत्येक को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। कितने साल की सज़ा सुनाई गई? 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर, देखिए जहाँ पे इन सिपाहियों को क्या किया गया था? बंद किया गया था 85 को, और बाकी जो उनके साथी रहेंगे, एक के साथी 2 हो सकते हैं, 2 के मित्र 3 हो सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्या था? ग्रुप बना रहा होगा उन सैनिकों में भी। तो उनके जो बाकी सैनिक थे उन्होंने 10 मई को मेरठ की जेल पे धावा बोला और अपने बंद सिपाहियों को क्या करा लिया? आज़ाद करा लिया। 10 मई 1857 की रात को मेरठ के सिपाहियों की एक टोली दिल्ली पहुंच गई। रातों रात लोग दिल्ली, कहाँ से? मेरठ से दिल्ली पहुंच गए, यही टॉपिक का नाम भी है। तो दिल्ली पहुंच गई और उनके आने की खबर सुनकर जो वहाँ पे उनके साथी थे, अर्थात सैनिक साथी थे, वह उनके स्वागत के लिए तैयार थे, ठीक है। सुनकर दिल्ली में तैनात सिपाही ने बगावत की, अर्थात जो सिपाही थे उन्होंने भी बगावत किया और कई अंग्रेज़ों को मार दिया। अंग्रेज़ों को मार दिया तो वहीं दिल्ली में लाल किले में कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। तो उनके पास से पूरी सेना गई और उनको क्या कर देती है? एक मत से अपना नेता घोषित कर देती है, अर्थात बहादुर शाह जफर को क्या कर देती है? अपनी सेना का नेतृत्व थमा देती है। और बहादुर शाह जफर ने भी इस क्रांति का क्या किया?
सहयोग किया और उन्होंने देश भर में प्रमुख प्रमुख जो मुखिया थे, राजा थे, छोटे छोटे शासक थे, जमींदार थे, उन सभी को चिट्ठी लिखकर आह्वान किया भारत संघ बनाने का। और भारत संघ की जो सेनाएं थी अर्थात सबकी सेनाएं थी वह एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए सबको क्या किया, आह्वान किया। किससे? चिट्ठी लिखकर। उस समय तो ईमेल व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं कि इंस्टेंट लिखा नहीं कि प्रसार हुआ नहीं, मतलब उस समय चिट्ठी भेजी जाती थी। ठीक है, बगावत का विस्तार आप देख लेते हैं किन किन शहरों में हुआ, कहाँ कहाँ इनका प्रमुख केंद्र हुआ था। देखिए, एक के बाद एक करके रेजिडेंट में सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। देखिए, जहाँ रेजिडेंट वही होता है जहाँ पे वो सैनिक के प्रतीकात्मक अर्थात जो लोग रहते थे, मतलब शासक के जो एक छोटा सा क्या कह सकते हैं एजेंट, जिसको रेजिडेंट कहा जाता है। प्रत्येक जो राज्य थे जिनको वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाते जिन पर, उनमें रेजिडेंट रखा जाता था। तो यह रेजिडेंट क्या कहा गया, एक प्रमुख क्षेत्र होता था सैनिक के अधिकारी का। तो जो रेजिडेंट थे उन पर सिपाहियों ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया और उनको क्या कर दिया, उनसे मुक्त कर दिया अंग्रेजों से। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे प्रमुख बिंदुओं पर अर्थात प्रमुख जो केंद्र थे उन पर दूसरी टुकड़ियों की सहायता के लिए निकल पड़े थे। मतलब दिल्ली वाले कानपुर के पास गए, कानपुर वाले लखनऊ के पास गए। ठीक है, इसी तरह क्या करने लगे, सभी लोग एक दूसरे का साथ देने लगे, जितनी भी सेना थी एक दूसरे का साथ देने लगे। उनकी देखा देखी गांव और कस्बे के लोग भी कैसे शांत रह सकते थे, अर्थात वो सुन रहे थे, किसी ना किसी माध्यम से अखबार में पढ़ रहे थे। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि सूचना तो मिल ही जाती हैं। तो जब गांव और कस्बा के निवासी लोगों ने सुना कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो वो लोग भी क्या हो गए, मुखियाओं, नेताओं, जो स्थानीय नेता हैं, जमींदार, इन सभी के पीछे क्या हो गए, संगठित हो गए और आंदोलन में एक अपना अप्रत्यक्ष कह लीजिए मतलब प्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए सहयोग दिया था। स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग दिया था। अब प्रमुख केंद्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जहां पर प्रमुख नेता जो है भारत के, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उन्नायक थे, उन लोगों ने किन किन क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की, जहाँ पे बाजीराव पेशवा अर्थात द्वितीय के जो पुत्र थे, दत्तक पुत्र नाना साहेब, उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों को मार के खदेड़ दिया, कहा भाग जाओ यहाँ से, और खुद को क्या कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने यह घोषणा की कि वे कानपुर के गवर्नर हैं और किसके शासन के अंतर्गत, बहादुर शाह के नेतृत्व में वो क्या हैं, कानपुर के गवर्नर हैं, ऐसा घोषणा कर दिया। इधर दूसरी ओर लखनऊ भी तैयार था अपनी कमान संभाले हुए। नवाब वाजिद अली के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर क्या किसको बनाया गया, बिरजिस कद्र को क्या कर दिया गया, अवध का नया घोषित कर दिया गया नवाब। और माता उनकी जो थी वो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने लखनऊ में मोर्चा संभाला अंग्रेजों के खिलाफ। इधर झांसी भी अपना एकदम तैयार था। झांसी में कहा जाता है ना कि रानी लक्ष्मीबाई के विषय में क्या कहा जाता है, बुंदेलो हर बेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यही वीरांगना जो थी वो क्या थी, तात्या टोपे जो कि थे नाना साहब के सेनापति, उनके साथ मिलकर झांसी को आज़ाद कराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और इन्होंने युद्ध करते हुए अपने प्राण भी त्याग दिए थे और झांसी को क्या कर दिया, अंग्रेज़ों से मुक्त करा दिया था। इसलिए हमने कहा ना, वीरांगनाओं के साथ साथ अर्थात जो भारत के लोग हैं, एक और अगर पुरुष हैं तो दूसरी ओर क्या है, महिलाएं हैं। अगर महिलाएं आपको शांत दिख रही हैं, अगर दुर्गा का रूप है, एक हाथ में फूल है तो दूसरे हाथ में तलवार भी आपको दिखाई देता है। तो यह स्थिति वहाँ पे भारतीय समाज में उत्पन्न हो चुकी थी। इसी कड़ी में हम लोग बात कर लेते हैं मांडला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वह भी एक प्रमुख केंद्र था स्वाधीनता संग्राम का। देखिए, राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, राजगढ़ की रानी कौन थी उस समय, अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की एक फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उस सेना का क्या किया, नेतृत्व किया और अंग्रेजों को हराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। कहाँ से, मांडला मध्य प्रदेश से। फैजाबाद जिसको आज हम लोग अयोध्या कहते हैं, वहाँ से एक मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अपने समर्थकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ लखनऊ पहुँच गए और वहाँ पे बेगम हजरत महल की क्या की, मतलब कह लीजिए सहायता की सेना के रूप में। ठीक है, इन्होंने किसको संगठित किया था, उनके जो समर्थक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देना चाहते थे उनको। फिर बरेली की बात कर लिया जाए तो बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली कूच कर दिया कि आज दिल्ली फतेह करेंगे हम लोग। वो लोग कहाँ चले गए, दिल्ली की ओर। फिर बात कर लेते हैं हम लोग बिहार। अगर स्वाधीनता संग्राम है तो बिहार के लोग कैसे पीछे रह सकते हैं भाई।
तो बिहार के जमींदार कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह ने सैनिकों का साथ दिया, वह महीनों तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। इन्होंने भी क्या दिया, साथ दिया था, जो सैनिक थे और अंग्रेजों से लड़ाई में नेतृत्व किया था उन सेना का। तो एक चिट्ठी भी निकल के आती है टेलीग्राम के रूप में। उस समय का जो कमांडर इन चीफ और लेफ्टिनेंट के बीच में कन्वर्सेशन होता है, देखिए क्या था वो नोट में। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, कौन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। ठीक है, टेलीग्राम भेजा और उसमें लिखा था, हमारे लोग हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए। कौन, उनके लोग जो थे वो विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है और जमींदार भी क्या है, उनके खिलाफ हैं। तो यह थी उनकी चिट्ठी में। देखते हैं कि कंपनी ने पलटवार क्या किया। देखिए, कंपनी ने विद्रोह को दबाने के लिए इंग्लैंड से सेनाएं मंगाई, क्योंकि भारत की सेनाएं तो भैया आप सहयोग करने वाली नहीं थी। क्यों, क्योंकि भारत के ऊपर ही आप रह रहे हो, भारत की सेनाओं को, भारत के लोगों को मार रहे हो, तो उनके जो घर के लोग ही तो हैं सेना में, तो लोग क्या करते हैं, पूरा इनकार कर दिए थे सैनिक। तो इन लोगों को, अंग्रेजों को, अर्थात अंग्रेजों को इंग्लैंड से सेनाएं मंगानी पड़ी। विद्रोह के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए। तुरंत ही उन लोगों ने क्या किया, कानून बनाया कि जो भी विद्रोह में शामिल है उनको क्या किया जाएगा, या तो मार दिया जाएगा या तो सजा दी जाएगी। तो इसी के तहत प्रमुख केंद्रों पे क्या किया गया, धावा बोला गया। सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः क्या कर लिया, अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। कब, सितंबर 1857 में। प्रमुख डेटे हैं, याद कर लीजिए। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उनकी पत्नी सहित उनको अक्टूबर 1857 को रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, बर्मा में रंगून की जेल में भेज दिया गया, जहाँ पे उन दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आजीवन कारावास दिया गया था इनको। और बहादुर शाह जफर की आंखों के सामने उनके बेटों को क्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया। मार्च 1858 को लखनऊ भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। जून 1858 में लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, युद्ध करते हुए अंग्रेजों से। तो अब देखिए क्या होने लगी, आग जो थी वो फैली हुई थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। तात्या टोपी मध्य भारत के जंगल में रहते हुए आदिवासियों की सहायता और किसानों की सहायता की मदद से, अर्थात किसानों की सहायता से छापामार युद्ध अपनाते रहे और अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। अंत में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हमारे भारत में ही बहुत सारी विषमताएं थी। कैसे, इस आंदोलन के विफल होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, भारत बहुत बड़ा भूभाग है। ठीक है, भारत क्या है, भारत बहुत ये कह लीजिए ये, ठीक है, भारत क्या है, बहुत बड़ा भूभाग है। इसको आप क्या कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तरी भारत का केवल एक प्रमुख आंदोलन कह सकते हैं। इसमें कोई भी दक्षिण भारत का शासक युद्ध में भाग नहीं लिया था, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी दक्षिण भारत का शासक नहीं आया था, जिस कारण से यह जो क्रांति थी वह एक निश्चित क्षेत्र में ही क्या हो गई, सीमित हो गई। और उस क्षेत्र में भी कुछ ऐसे राजा थे जो अंग्रेजों के साथ दे रहे थे, और इसी कारण से क्या हुआ, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या हो गया, असफल हो गया। तो आज की वीडियो यहीं तक। ये पार्ट 1 सीरीज है, ठीक है, पार्ट 1 का ये टॉपिक था, खत्म हो गया इतना। तो पार्ट 1 किसका है, चैप्टर 5 का, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद की। तो 1857 के हम क्रांति के विषय हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, और 1857 के बाद क्या होता है उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो होगा पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नोट्स होंगे वो भी आपको कहाँ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। धन्यवाद।